नमस्ते दोस्तों, कुछ प्रश्न आप तक पहुंचा रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हैं, रास्ते में ही सही आप इस वीडियो को और इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको पेपर में नजर आ जाएं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मां शारदे की कृपा हम सब पर बनी रहे और विशेष रूप से आपके ऊपर जो है मां शारदे की कृपा बनी रहे। कुछ प्रश्न आप तक पहुंचा रहा हूं, हो सकता है ये मां शारदे की प्रेरणा से ही हो और वो वहां आपको छपे हुए मिले। तो मित्रों, विश्वामित्र का संधि विच्छेद करेंगे विश्व धन मित्र, ध्यान रखिएगा। कारावास का संधि विच्छेद करेंगे काराधन आवास। इसी तरह से प्रौढ़ शब्द है मित्रों, तो प्रधन ऊढ़ करेंगे, ध्यान रखना। और नीचे नुक्ता लगाने की या जो ताड़न जात चिन्ह है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधन ऊढ़ ध्यान रखना। अक्षोहिणी का अक्ष धन ऊहिनी करेंगे संधि विच्छेद, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्ष धन ऊहिनी करेंगे मित्रों, ध्यान रखिएगा। अक्षोहिणी और ये प्रौढ़ और अक्षोहिणी दोनों जो हैं वो आपको वृद्धि संधि के अपवाद के रूप में देखने हैं मित्रों। पितृपदेश कई बार परीक्षाओं में आया है, पितृधन उपदेश, ठीक है। मातृपदेश हो तो मातृधन उपदेश करेंगे। यण संधि का उदाहरण है उच्छिष्ट मित्रों, आप देखिएगा उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। हाँ, आज ही के पेपर में सत धन शास्त्र मिलकर बनता है सत शास्त्र, उसी नियम पर आधारित व्यंजन संधि का उदाहरण है। उज्जवल शब्द का ध्यान रखिएगा मित्रों, दो ज आधे होते हैं, पक्का आपको ध्यान रखना है। और संधि विच्छेद करेंगे तब उत धन ज्वल करेंगे, याद रखना दोस्तों। खूब बार परीक्षा में आया है, उज्जवल शब्द में दो ज आधे होते हैं, पक्का कीजिए। ये शब्द शुद्धि में भी आता है मित्रों। दीनानाथ शब्द का संधि विच्छेद करना है तो दीन धन क्या करना पड़ेगा मित्रों, नाथ करना पड़ेगा। दीन धन क्या करना पड़ेगा, नाथ करना पड़ेगा। अगर आपके सामने शब्द आ जाए पाश्चात्य और विलोम शब्द पूछे तो ध्यान रखना क्या करना है, पौर्वात्य, पौर्वात्य, ठीक है। पाश्चात्य का संधि विलोम शब्द क्या होगा, पौर्वात्य होगा, आपको ध्यान में रखना है मित्रों। इसी तरह से अथ अगर आपके सामने आ जाता है मित्रों तो विलोम शब्द के रूप में अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इति होगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपके सामने तरणी आ गया, मात्रा छोटी है तो ध्यान रखना इस छोटी मात्रा का अर्थ होता है सूर्य। और आपके सामने तरणी मात्रा बड़ी आ गई तो ध्यान रखना इसका अर्थ होता है नाव। खूब बार परीक्षाओं में आया हुआ है, याद रखिएगा। निरोग शब्द है मित्रों, तो सबसे पहले तो शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से निरोग ऐसे ही लिखना है। आज के फर्स्ट पेपर में भी इस शब्द को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करना है मित्रों तो नी ही धन रोग करना है। विशेष रूप से इसको हम विसर्ग संधि का ही उदाहरण मानते हैं, याद रखना, ठीक है। व्यंजन संधि के अनुसार भी इसका संधि विच्छेद होता है। और अगर कोई निरोग में आपसे उपसर्ग पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो नीर हलंत, ध्यान रखना, नीर हलंत धन रोग, निरोग व्यंजन संधि के अनुसार। ये निरंध्र मित्रों आपको ऐसे ही निहि धन रंध्र करना है, याद रखिएगा, निहि धन रंध्र, निरंध्र लिखना ऐसे ही शब्द शुद्धि के हिसाब से, पक्का ध्यान रखिएगा। और निर उपसर्ग है इसमें भी सेम इसी तरह से, ठीक है। निरूज शब्द है, निरूज, तो ध्यान रखना अगर इसका विलोम शब्द पूछे तो रुग्ण, निरूज का विलोम शब्द अगर पूछ लिया जाए तो रुग्ण। और नी ही धन क्या करेंगे मित्रों, नी ही धन रूज करना है, ये निरूज इसका संधि विच्छेद हो गया। और अगर इसमें भी उपसर्ग पूछे तो मित्रों वही निर वाला ही इसमें उपसर्ग है। अब आपके सामने शब्द शुद्धि के प्रश्न भी आएंगे। निरपराध सही है या निरपराधी सही है मित्रों, तो निरपराध ही सही है, निरपराधी सही नहीं होता है। जिस शब्द के प्रारंभ में निर उपसर्ग लगता है, ध्यान रखना, उसके अंत में बड़ी जो है प्रत्यय नहीं लगाते, इसलिए निरपराध शब्द ही सही है, निरपराधी सही नहीं है। निराभिमान शब्द ही बिल्कुल सही है मित्रों, निराभिमानी शब्द सही नहीं है, ध्यान रखना, ये गलत शब्द है। हाँ, अभिमानी सही है ना, अपराधी भी सही है, लेकिन निर लगाने के बाद अंतिम ई जो है वो हट जाएगी। इसी तरह से चामत्कारिक और चमत्कारिक में से कौन सा सही है मित्रों, चामत्कारिक ही सही है, क्योंकि इक प्रत्यय लगा हुआ है और इक प्रत्यय जो है वो आदि वृद्धि प्रत्यय है ना। इस तरह से थोड़ा सा व्याकरण की आपके सामने वानगी पेश की है। अब आप देखिए जनसंचार अभिव्यक्ति के माध्यम ये प्रश्न भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक प्रश्न आपके सामने पक्का आएगा, 6 ककार कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। किसी भी समाचार को लिखने के लिए 6 ककार बहुत काम के होते हैं। पहला है क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये 6 ककार हैं, याद रखिए। किसी भी तरह से घुमा फिराकर प्रश्न आ सकता है। फिर प्रश्न आएगा संचार के तत्व कितने होते हैं, संचार के 6 तत्व होते हैं मित्रों, ध्यान रखना। पहला है स्रोत या संचारक, दूसरा है भाषा कोड जिसको एनकोडिंग कहते हैं, तीसरा है संदेश, है ना, मैसेज,
चौथा है माध्यम मीडिया, पांचवा है प्राप्तकर्ता और छठा है डिकोडिंग। याद रखना डिकोडिंग, ठीक है। ये संचार के 6 तत्व हैं। हां, मशहूर संचार शास्त्री हैं जिनका नाम है विल्बर श्रेम। विल्बर श्रेम ने कहा संचार अनुभवों की साझेदारी है। महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में आपको मिल सकता है। किसने कहा? तो मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम का कथन है, याद रखिएगा। संचार के प्रकार कितने होते हैं? तो मित्रों संचार के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है मित्रों अंतः वैयक्तिक संचार, इंट्रा पर्सन, ध्यान रखना। और ये दूसरा है अंतर वैयक्तिक संचार, इंटर पर्सनल, ध्यान रखिएगा। अंतर वैयक्तिक संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में। फिर है समूह संचार और चौथा है जन संचार, जिसको मास कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, इसी तरह से देखिएगा पत्रकारिता के प्रकार 7 होते हैं। पत्रकारिता के 7 प्रकार होते हैं। पहला है खोजपरक पत्रकारिता, दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता, चौथा है एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता, है ना, किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित होकर लिखना। फिर है वैकल्पिक पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, ठीक है, और पेज 3 पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता एक प्रकार से जो आरोप लगाकर झूठ मूठ की खबरें फैलाना, है ना, पीत पत्रकारिता है। पेज 3 जो फिल्मी ग्लैमर वगैरह से संबंधित पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता। मित्रों आपने उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पक्का प्रश्न आता है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो ध्यान रखना, उल्टा पिरामिड शैली जो है उसमें इंट्रो या मुखड़ा ही इतना जबरदस्त होता है कि मुख्य बात यहीं आ जाती। सबसे पहले शीर्षक होता है, उसके बाद इंट्रो या मुखड़ा, है ना, जैसे पिरामिड उल्टा है वैसे, फिर बॉडी या निकाय जो मुख्य खबर है ना, बीच का भाग, और फिर आता है समापन। याद रखना, यह है उल्टा पिरामिड शैली। सबसे बढ़िया जो शैली है पत्रकारिता की वो है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको सहयोग मिलेगा। अब आप देखिएगा मित्रों, काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो बहुत संक्षिप्त में आप तक काव्य शास्त्र की बातें भी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, बस आप थोड़ा सा जुड़े रहें। देखिए मित्रों, काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र में काव्य गुण दोष वगैरह सब है ना, शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, वो आपको सब पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब आप देखिएगा रस सूत्र जो है ना, रस सूत्र जो है वो रस सूत्र किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाट्य शास्त्र आपकी पुस्तक है, इसके 6ठे अध्याय में, है ना, रस सूत्र की जो है रस सूत्र दिया गया है। इस रस सूत्र की व्याख्या की गई है। तो रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य जिन्होंने रस निष्पत्ति पर बात की है वो 4 हैं मित्रों। कौन कौन? एक भट्ट लोलट, पहले आचार्य हैं भट्ट लोलट, जिन्होंने रस सूत्र की जो व्याख्या की है उसको कहा गया है उत्पत्तिवाद, याद रखना। दूसरा है आचार्य शंकुक, है ना, आचार्य शंकुक ने जो रस सूत्र की व्याख्या की है उसको अनुमितिवाद कहा गया है ना, अनुमान प्रमाण के आधार पर। तीसरे जो है वो भट्ट नायक हैं, इनकी व्याख्या को भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। मित्रों भुक्तिवाद ही साधारणीकरण का आधार है। सबसे पहले भट्ट नायक ने ही साधारणीकरण का सिद्धांत जो है वो प्रवर्तित किया। साधारणीकरण के सिद्धांत में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। पूछा जाता है ना, साधारणीकरण में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की, याद रखिएगा। और चौथे आचार्य हैं अभिनव गुप्त। इनका जो वाद है मित्रों रस सूत्र को लेकर वो है अभिव्यक्तिवाद, है ना। शॉर्ट में आप तक बातें पहुंचा रहा हूं। फिर मित्रों देखिएगा ध्वनि सिद्धांत, बहुत बढ़िया। ध्वनि सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो ध्वनि सिद्धांत किसने दिया? आनंदवर्धन ने दिया है, ठीक है, आनंदवर्धन ने दिया है। मित्रों आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक, याद रखिएगा, है ना। और आनंदवर्धन जो है वो रस को व्यंग्य मानते हैं। रस को क्या मानते हैं? व्यंग्य मानते हैं। और ध्वन्यालोक लोचन, इस ध्वन्यालोक की एक टीका है ना, एक पुस्तिका लिखी है, अभिनव गुप्त ने लिखी, ध्यान रखना। ध्वनि काव्य के प्रकार कितने हैं? तो मित्रों ध्वनि काव्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इसी प्रकार ध्वनि के भेदों की अगर बात करें तो ध्वनि के 2 भेद होते हैं मित्रों, पहला और दूसरा। पहला है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसको लक्षणा मूला ध्वनि भी कहा जाता है, इसके और भी भेद किए जाते हैं। और दूसरा है विवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसको अभिधा मूला भी कहा जाता है। ये ध्वनि के 2 भेद है मित्रों। उसके बाद बात करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय की। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना वकु, याद रखें वकु, आचार्य कुंतक हैं। और वक्रोक्ति जीवितम इनका जो है इनकी रचना का नाम है, और इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है। वक्रोक्ति के भेद जो है वो 6 माने हैं मित्रों इन्होंने।
ठीक है। इसी तरह से देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने दिया मित्रों। इनका जन्म यूनान के मकदूनिया शहर में हुआ है मित्रों। 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व इनका एक कालखंड रहा है। इनके ग्रंथों की बात करें तो लगभग 500 के आसपास ग्रंथ लिखे ऐसा मिलता है वर्णन। तो साहित्य के संबंध में दो जो हैं वो इनके ग्रंथ मिलते हैं, भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र मित्रों। तो ध्यान रखना अनुकरण का सिद्धांत जो है वो अरस्तु ने दिया है। इसी तरह से उदात्त तत्व का सिद्धांत किसने दिया, लॉन्जाइनस ने दिया है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पेरिप्सुस, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है पेरिप्सुस। सिगमंड फ्रायड एक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया और इन्होंने जो है वो लिबिडो यानी काम के ऊपर बहुत सारी बातें कही है ना। हाँ, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। ये जो है वो सिगमंड फ्रायड की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। परीक्षा देने जा रहे हैं ना, इसलिए छोटे छोटे बुलेट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं मित्रों। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी गारसा दतासी जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। और यह ग्रंथ जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ के 2 संस्करण जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण में 2 भाग हैं, प्रथम द्वितीय, और द्वितीय संस्करण में 3 भाग हैं मित्रों, है ना। इसी तरह से शिवसिंह सेंगर जो है इन्होंने शिवसिंह सरोज नामक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है शिवसिंह सरोज। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1940 में यह हिंदी साहित्य का इतिहास अलग पुस्तिका के रूप में हमें मिलता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है मित्रों। साहित्य के और भी प्रश्न जो हैं वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन बस इस वीडियो में नहीं, एक बूस्टर डोज करके हमारी लाइव क्लास है आज रात्रि 9 बजे, उसमें आपको 100 प्रश्न वन लाइनर मिलने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िएगा, है ना, रात्रि 9 बजे, ताकि आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और मिल जाएंगे। और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं मित्रों। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ की तरफ से आप सब मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर पधारे हैं तो आपसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों तक पहुंचाएं अगर आपको लगता है कि ये लाभप्रद जानकारी देने वाला चैनल है। और मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए मित्रों, क्योंकि एक हिंदी व्याकरण का कोर्स बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इसके साथ साथ 2 टेस्ट सीरीज भी हमने सबको फ्री कर रखी है, इसलिए जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। बस एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने आया था, ये आपके हौसले को बढ़ाने वाला साबित होगा। विजयी भाव के आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।